अच्छा, लास्ट वीक में हमने क्वांट जो डिस्कस किया था, अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस सर ने करवाए थे, और उसके बाद हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था। तो जिन लोगों की तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो टोटली अब फोकस करेंगे जो ये क्वेश्चंस हैं कि इनमें स्ट्रेटजीज क्या यूज़ होती हैं इनको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। और जो लोग साथ बेसिक भी पढ़ रहे हैं तो वो साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी लेके चलें। तो आज हम कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन देखते हैं और देखेंगे कि उनको किस स्ट्रेटजी के तहत सॉल्व आउट कर सकते हैं आप। अच्छा, इनको सिर्फ ये नहीं कि हमने बस जो भी क्वेश्चन है बस फौरन फौरन सॉल्व करना है। हमारा जो मेन मकसद है इनको प्रैक्टिस करने का कि हम इनको किस स्ट्रेटजी के तहत जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमने स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा फोकस करना है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन 1 देखें, इसमें आप सब ने पार्टिसिपेट करना है और क्वेश्चन देखें, जिसको भी समझ आ जाता है पहले तो वो एक्सप्लेन भी करे कि इसको हम किस स्ट्रेटजी के तहत करेंगे। तो वो, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो वो फिर डिस्कस करे कि मैं इस मेथड से इसको सॉल्व आउट मैंने किया है और मेरा ये आंसर है। अगर किसी के पास कोई उससे फास्टेस्ट या इजीएस्ट मेथड होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस क्वेश्चन को इन 3 या 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है और इसमें ये इजीएस्ट है और ये क्विकेस्ट वे है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर मैम ने मेरे ख्याल में बताया, तो मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, आपने ये किस्सा किया है या? सर ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास एक्स की जो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज आते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू। ऑब्वियसली जो एक्स होगा वो बड़ा होगा क्योंकि टू पॉजिटिव है, आई गेस। सही है। इसमें अभी हमें जैसे ऊपर एक एक्सप्रेशन दी हुई है जो कि जीरो के इक्वल है, तो वो जीरो के इक्वल कब हो सकती है? जब उसका न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर, पूरे न्यूमरेटर का आंसर जीरो होगा। ये जो न्यूमरेटर है अगर ये पूरा जीरो होगा तो इसका होल आंसर जीरो के इक्वल बनेगा। नीचे वाला जीरो हो नहीं सकता, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसकी कोई भी वैल्यू हो, अगर ऊपर वाला जीरो होगा तो होल आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज कोई भी इसका आंसर आ सकता है जीरो के अलावा। तो आप इसको जब देखते हैं कि ये जीरो किस किस केस में आ सकता है, तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको अगर कंसिडर करते हैं, अब ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये और एक ये। अब हमें पता है कि अगर इसका होल आंसर जीरो आना है तो अंडरस्टूड सी बात है, या ये जीरो होगा या ये चीज जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है वो जीरो होगी, या ये दोनों जीरो होंगे। ठीक है, तो दोनों जीरो तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो कोई एक जीरो होगा, दूसरा जीरो नहीं हो सकता। अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो ही पुट कर देते हैं तो ये चीज जीरो बन जाएगी, लेकिन एक्स माइनस टू में जब आप जीरो पुट करेंगे वो माइनस टू आ जाएगा। लेकिन माइनस टू इस जीरो वाले से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो बन सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू एक जीरो हो सकती है। और दूसरा, अगर आप, अब हमने इसको जीरो बनाया था, अगर आप इस वाली टर्म को जीरो बनाना चाहें तो एक ही केस बनता है कि टू माइनस टू हम कर लें, कि एक्स की वैल्यू टू ले लें, तो ये पूरी प्रोडक्ट जो बनता है ये हमारा जीरो बन जाएगा, एक्स माइनस टू। और बाहर भी अगर एक्स की वैल्यू फिर टू ही होगी तो वो उससे मल्टीप्लाई होके जीरो आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज ही पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई भी और वैल्यू इस न्यूमरेटर की पूरी टर्म को जीरो नहीं बना रही। और जब ये जीरो नहीं होगा तो ये होल टर्म भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब इन दो वैल्यू को अगर हम क्वांटिटी बी से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज क्वांटिटी बी से ग्रेटर हैं, क्योंकि एक जीरो है और एक पॉजिटिव है और क्वांटिटी बी हमारे पास नेगेटिव है। तो ऑप्शन ए आता है कि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
चलिए ठीक है, क्वेश्चन 2 को देखें। इन क्वेश्चन में एक बात ये कि जैसे हम बेसिक्स में भी पढ़ते आए हैं कि हम क्वेश्चन को देख के फौरन से उसको सॉल्व आउट करना नहीं शुरू कर देते। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन 1 था कि ऊपर हमें एक इक्वेशन दी हुई है ये वाली, तो हम इसको फौरन से सॉल्व आउट करना शुरू कर दें तो वो हम अपने आप को वैसे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में फंसा लेते हैं। तो हमने आंसर को देखना होता है, और फिर क्वांटिटीज या जो भी ऑप्शंस हमें दी हुई उनको देख के तो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम किस तरह इस आंसर को रिलेट कर सकते हैं या आंसर चॉइसेस तक पहुंच सकते हैं। तो आपने सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी है और फिर उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आंसर तक जाना है। सर सेकंड का बी है। जी भी है, इसको भी एक्सप्लेन कर दें। ओके सर। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि एक्स जो होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होगा। तो मैंने सिंपली इसको वन ले लिया, क्योंकि हम सबसे पहले स्मॉल वैल्यूज को देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम एक्स की जगह वन पुट करेंगे, तो वन अपॉन वन, जब वन वन से डिवाइड होगा तो इक्वल जाएगा वन के। एंड जब हम यहाँ पर वन लेंगे एक्स की जगह पर, वन प्लस वन एंड वन का स्क्वायर भी वन ही होगा। ऊपर हमारे पास आ जाएगी टू वैल्यू, एंड जब वो वन से डिवाइड होगी तो वो वन ही रहेगी, टू ही रहेगी। So that's how this B quantity B will be greater. सही है, और 1 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू आप करेंगे तो वो भी इसी तरह होगी। और दूसरा तरीका इसका ये था कि आप रिलेट करते हैं या इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते हैं। आप सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करते हैं कि हम इनको आपस में कंपेयर करने के लिए कितना करीब या कितना सिमिलर बना सकते हैं। तो आप अगर क्वांटिटी बी को देखें तो आप उसको इस टर्म में अगर बनाना चाहें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स इस एक्स स्क्वेयर से कट जाएगा तो एक्स ओवर, सॉरी 1 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा ये। तो क्वांटिटी बी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1 ओवर एक्स है, और यहाँ पे 1 ओवर एक्स में 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस हो रहा है ये चीज, और एक्स की वैल्यू हमें पता है कि वो पॉजिटिव है। सो इसमें कुछ भी ऐड कर लें पॉजिटिव में तो जाहिर है वो इससे बड़ा ही आएगा। कॉमन सेंस में आपको पता चलता है। तो आपके पास क्वांटिटी बी ही ग्रेटर बनती है। क्वेश्चन 3 को देखें। और एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चंस में ज़्यादातर हमें जो चीज़ चेक करनी होती है वो सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर्स को देखना होता है कि क्योंकि एब्सोल्यूट माइनस को ख़त्म करता है, माइनस साइन को पॉजिटिव बना देता है। तो सिर्फ उसी को ज़्यादातर चेक किया जा रहा होता है जीआरई क्वेश्चंस में। ठीक है, 3 डिफरेंट आंसर्स आ गए हैं। सर दानियाल ने सही बताया। सर दानियाल थोड़ा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जो लेफ्ट वाली क्वांटिटी है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, राइट वाली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, डायरेक्ट डी लगा लें। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें हमें कोई भी साथ कंडीशन या हिंट नहीं दिया हुआ ना, तो इसमें आप एम की कोई भी वैल्यूज देख लें, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू और एक जीरो आप पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, आप वन ही ले लें, वन पॉजिटिव या वन नेगेटिव। पहले वन पॉजिटिव पुट करके देखें
तो क्वांटिटी ए में जब 1 पॉजिटिव पुट करेंगे इसका आंसर 26 आ जाएगा, और क्वांटिटी बी उस केस में 24 आ जाएगी। जब आप नेगेटिव पुट करेंगे तो क्वांटिटी ए 24 आ जाएगी और क्वांटिटी बी 26 आ जाएगी। ठीक है, तो एक केस में क्वांटिटी ए बड़ी आ रही है, एक केस में क्वांटिटी बी बड़ी आ रही है, तो आपके पास डिटरमिन नहीं कर पा रहे आपके एग्जैक्ट कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो आप डायरेक्ट फिर ऑप्शन डी पे चले जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 पे देखें। During an experiment, the pressure of a fixed mass of gas increased from 40 pounds per square inch psi to 50 psi. Throughout the experiment, the pressure P psi and the volume V cubic inches of the gas varied in such a way that the value of the product PV was constant. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बताया कि अगर गैस प्रेशर जो है वो 40 पाउंड से 50 पाउंड बढ़ाया है, तो उसमें हमने अब सबसे पहले तो ये देखना है कि उन्होंने हमें दिया हुआ क्या है, वैल्यूज गिवन क्या है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम में हम देखते होते थे कि सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसके बाद हमें दिया हुआ क्या है। तो फाइंड आउट के लिए तो हम क्वांटिटीज की जो वैल्यूज हैं या जो कंडीशन या जो भी हिंट दिया होता है उसको हम देखते हैं इन कंपैरिजन में, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उसके लिए वैल्यूज गिवन क्या है या हमें क्या हिंट दिया हुआ है। तो इसमें अभी सबसे पहले आप ये देखें कि हमें उसने एक बात ये बताई है कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ये चीज आप पूरी पढ़ें तो वो कहता है कि जी प्रोडक्ट पीवी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, कि उसका प्रोडक्ट जो है पी और वी का, प्रेशर और वॉल्यूम का, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें 40 पाउंड हो या 50 पाउंड हो। किसी को समझ आया? मतलब कि जब प्रेशर, जब वो वॉल्यूम छोटा हो रहा है, कहाँ था, क्यूबिक वॉल्यूम क्यूबिक इंचज में जो छोटा हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और जब हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है क्यूबिक सिलेंडर का, तो ऑटोमेटिकली वो उसका प्रेशर कम हो रहा है। जो इसके ऊपर पी एस आई होता है कि प्रेशर, इसका ये प्रेशर का वो है, यूनिट है। तो ये बेस्ड ऑन डेट से हम लेते हैं कि वॉल्यूम एक बड़ा कंटेनर है तो उसके अंदर जो है प्रेशर कम है, और अगर छोटा सा कंटेनर है तो ज़्यादा प्रेशर है। अब ये वेरिएशन है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना। अच्छा, next, बिल्कुल। experience। ये वेरिएशन है, और इसमें हमें जो ये चीज दी हुई है ना कि पीवी वॉज कांस्टेंट, तो हम्म, इसको हमने लेके जरूर चलना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब द वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन द प्रेशर वाज 40 psi, क्वांटिटी ए में देखें हमें वॉल्यूम वो पूछ रहे हैं कि जब 40 psi होगा प्रेशर तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। उसको हमने रिलेट करना है क्वांटिटी बी से, जिसमें 1.2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन द प्रेशर वाज 50 psi। तो 50 psi पे भी वॉल्यूम निकाल के उसका 1.2 टाइम्स हमने कंपेयर करना है क्वांटिटी ए से। ठीक है, तो ये सर ने जैसे बताया कि जैसे हमने एक बात ये लिखी है ना कि पीवी वॉज कांस्टेंट, तो इसी चीज को सर ने इस तरह इस सिनेरियो में लिखा है कि 40 psi पे P1 V1 होगा, वही पीवी जो कांस्टेंट हम कह रहे हैं, और 50 psi पे वो P2 या V2 होगा। तो इन दोनों को हम इक्वल भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो। ठीक है, और इसमें अब आप वैल्यूज पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम आपका क्या निकलता है। सर इसको एनोटेट करके अगर वैल्यूज भी पुट कर दें आप।
अब अगर हम इसमें V1 को जो है ना 1 पुट करें तो फिर V2 जो है वो 0.8 आएगा। V1 को अगर मैं 1 चूज करूं तो V2 जो है 1/1। और उन्होंने हमें क्वांटिटी बी में कहा है कि 1.2 टाइम्स ऑफ V2। सो 0.8 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें। ये 0.96 होता है, यानी ये स्टिल जो है ना क्वांटिटी 1 से लेस है। क्वांटिटी 1 जो है ना वो ग्रेटर है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। कि समझ आ गया सबको? नहीं, ये समझ नहीं आया। आई थिंक मिस कर गया हूँ मैं यहाँ से। वो 40 इसमें ये प्रेशर देखें 40 वॉल्यूम 1 हमने कर लिया, इक्वल टू 50 वॉल्यूम 2। जी हमने जो वैल्यू पुट कर दी उसकी। अच्छा, हम 40 को उस तरफ ले गए थे, ऐसे ही किया। जी 40 को फिर 40 को दूसरी तरफ डिवाइड डिवाइड कर लिया, तो ठीक है, हमारे ठीक है। पास V1 की वैल्यू आ गई ना, मतलब सही एट सही। 40 psi हमारे पास वॉल्यूम क्या है, मतलब क्वांटिटी ए बेसिकली हमने निकाली है। ठीक होगा, सही ठीक होगा। है, इन होगा। टर्म्स ऑफ। और उसके बाद उसी को हमने दोबारा पुट करके V2 निकाला, और V2 क्योंकि क्वांटिटी बी में आप देखें कि सिर्फ V2 नहीं चाहिए बल्कि उसका 1.2 टाइम्स चाहिए, तो फिर हमने उसको निकाल के इस तरह फिर कंपेयर किया आपस में कि उसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो क्वांटिटी ये बड़ी आ रही है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो बिल्कुल शुरू में नहीं है, ये P1 V1, P1 और P2 तो वैसे भी दिया हुआ है। V1 की वैल्यू या फिर V2 की वैल्यू जो है ना आप खुद चूज कर लें, क्योंकि हमें पता है इक्वल है तो V2 की वैल्यू भी उसी के बराबर आ जाएगी। उसकी जो प्रोपोर्शन है वो खुद ब खुद सही कर लेगा। तो आप रैंडम वैल्यू चूज करके भी जो है ना इसको ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक उस तरह ज्यादा आसान है। उस तरह जल्दी आंसर आ जाएगा। हाँ वैसे जल्दी आता है उसमें। ओके, क्वेश्चन 5 को देखें। सर आई थिंक सी है, बताते हैं। जी आंसर सही बताया आपने। ये सर ने जैसे किया इसको इक्वेशन की फॉर्म में, या आप एक्सप्लेन करते हैं तो परसेंट को आप 100 लिख सकते हैं। X% का मतलब है X/100, तो ये लिखा सर ने इंटू 100x। तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया तो x² ही बचा, तो ये भी x² ही है। और दूसरा ये कि अगर आप वैल्यूज पुट करना शुरू करें तो x > 0 है, आप x से 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पे, अगर आप 1 ही कंसीडर कर लें, 1% ऑफ 100 इंटू 1 होगा तो 100%। तो 1% ऑफ 100, तो वो भी आपके पास इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 2 पुट करते हैं तो आप उसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2% ऑफ 200 हो जाएगा, तो वो भी 4 ही आता है। तो ये तमाम केसेस में सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी को कोई इसमें इशू है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 को देखें। जैसे सर ने अभी इस चीज को इसके इक्वल लाया ना,
तो ये आपने सोच के थोड़ा देखना होता है कि हम इनको एक दूसरे के इक्वल या सिमिलर टर्म्स में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी आप देखें कि आप इसको या इसको कुछ सिमिलर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अदरवाइज आप ये है कि उसको सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्व आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपने शॉर्टेस्ट वे देखना होता है कि आप किस तरह अपने क्वेश्चंस को समझ के स्ट्रेटजी ऐसी अप्लाई करें कि या तो वो सिमिलर आ जाए या फिर उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करके आंसर लें। हम इसको दोबारा ज़रा चेक करें, शायद आंसर गलत आया। हमने क्वाड्रेटिक मतलब जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक फॉर्म देखी थी या एक फॉर्मूला देखा था, a² - b² वाला। तो इसको अगर आप देखें तो ये उस फॉर्म में a² - b²। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी a² - b² की, जो कि a+b × a−b उसमें बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। तो थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आप फिर इजीली इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और आप एट द एंड आपके पास इस तरह की दो क्वांटिटीज ही बचेंगी और उनका जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म में आंसर आएगा उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं कि आप अगर वो फार्मूला को नहीं देखते, आप डायरेक्ट इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो फर्लिंग मेथड भी हमने एक पढ़ा था, उसके थ्रू आप इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते जाएं और लास्ट में आपके पास आंसर जो बचेगा कांस्टेंट टर्म में उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ये इजी है, जस्ट कैलकुलेशन ही करनी है। तो अगर तो किसी को इशू नहीं है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने कोऑर्डिनेट प्लान्स पढ़े थे और उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हमने देखी थी कि वो कैसे आती हैं। सर ने आंसर बिल्कुल सही बताया। तो सर के अलावा अगर किसी को समझ आया तो वो एक्सप्लेन कर दे कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। अब क्वांटिटी ए में देखें W+D है। अब W क्या है? W बेसिकली इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट है और उसके साथ जो D है वो इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट है। इसी तरह यहाँ पे ये C+D है, तो इसमें C जो है इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे ये वाई कोऑर्डिनेट है Z। तो इनका सम उन्होंने कहा है कि आपस में आप कंपेयर करें। सर दानियाल के अलावा अगर किसी को ये समझ आया तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनको कैसे अच्छा, रिलेट कर मेरे सकते हैं हम हिसाब इधर से। से नॉट श्योर कि मुझे समझ आया, लेकिन जो मुझे जितना समझ आया मैं ट्राई करता हूँ। लेट्स सी कि मैं सही जी। नोशन है मेरी या नहीं सही है। अच्छा, अ, हम हम एक्स करें पहले फर्स्ट। एक मिनट, गलत मत पकड़। वन, हाँ ठीक है। अच्छा, एक्स पढ़े, एक्स हमारा राइट साइड पे अकॉर्डिंग टू द टू ये, सॉरी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो हमारा फार राइट साइड पे
एक्स एक्सिस पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू और डी को हमने प्रेस करना है। अब डी जो है हमारा वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड पे, तो वो भी दोनों एक्सट्रीम पोजिशंस पे हैं। ठीक होगा। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक हमने इक्वेशन निकाल ली। फिर दूसरी, सॉरी, दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है कि हमारे पास जेड है, जेड हमारे पास वाई एक्सिस पे है, और हमारे पास दूसरी साइड पे सी है, सी हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्स एक्सिस पे है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो ये भी लो क्वांटिटी है और जेड भी लो क्वांटिटी है। सो इन दिस वे डब्ल्यू प्लस डी इज द हायर क्वांटिटी, प्लेन के अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से देखें कोऑर्डिनेट्स पे। आई होप कि मैंने सही समझाया होगा, ड्रॉ करके ज़्यादा मेरे बिल्कुल ख्याल से सही, समझ में आया। सही एक्सप्लेन किया। अगर आप इसको देखें ना, ये चार कोऑर्डिनेट प्लान में हमारे पास चार हमने पढ़े थे क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। तो ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। तो एक तो इस क्वाड्रेंट में हमें पता है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, एक तो हमें पता चल गया दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। और अब हर पॉइंट पे जो उसकी पहली वैल्यू है वो एक्स होती है। अब एक्स पे ये चीज़ है, जिस तरह आप राइट मूव करते जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इसी तरह वाई पे आप देखें, वाई एक्सिस पे, तो आप जिस तरह वो अपवर्ड मूव करेंगे तो आपकी वैल्यू वाई की इंक्रीज करती जाएगी। तो मतलब अब आप इसको और इस सी और डब्ल्यू को अगर कंपेयर करेंगे, ये बेसिकली एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों पॉइंट्स के। तो जो राइट साइड पे ज्यादा है, जो डब्ल्यू है, वो ग्रेटर है सी से। और इसी तरह वाई एक्सिस की जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो वाई एक्सिस से रिलेट करके आप कंपेयर करें आपस में डी और जेड को, तो जेड छोटी वैल्यू है डी से, क्योंकि डी अपवर्ड पोजीशन पे है, तो डी ग्रेटर है। तो सम ऑफ बिगर वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ स्मॉलर वैल्यूज। तो हमें पता है डब्ल्यू और डी दोनों केसेस में दोनों पॉइंट्स पे बड़े हैं, और सी प्लस जेड जो है वो छोटी वैल्यूज हैं। तो जाहिर है बड़ी वैल्यूज का सम भी बड़ा ही होगा। तो क्वांटिटी ए इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। इसमें हमें आंसर चॉइसेस दी होती हैं और उसमें से हमने कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी होती है। जैसे अभी ऊपर हमें मेंशन भी किया हुआ है, ये चीज़ आपने उधर भी लाजमी पढ़नी है कि फॉर क्वेश्चन 8 to 13 सेलेक्ट अ सिंगल आंसर चॉइस। अब एक और हिंट ये होता है, कई दफ़ा हम ऊपर नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो आपकी ये जो आंसर चॉइसेस हैं, इनके साथ ये जो आपने सर्कल देख रहे हैं, ओवल सा या सर्कल बना हो शायद, तो सर्कल का मतलब यही होता है कि आपने सिंगल आंसर ही चूज करना है। अगर यहाँ पे स्क्वायर बना होगा यूं, आंसर चॉइसेस के सिंबल्स के ऊपर ए बी सी डी के ऊपर अगर ए इस तरह लिखा हुआ, ए बी सी डी इस तरह लिखे हुए, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक से ज्यादा आंसर्स आपने चूज करने हैं। ठीक है, तो ये भी एक हिंट देखने के लिए कि आपको उस क्वेश्चन में कितने आंसर्स पिक करने हैं, सिंगल आंसर है या मल्टीपल आंसर्स। तो क्वेश्चन 8 को देखें। हमें सर दो इक्वेशंस दी हुई हैं एक्स। जी शहजाद। 4/3 एक। जी 4/3 दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं कि किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें और आंसर ले लें। और सब्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा था कि जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए हो, हम सबसे पहले उसकी जगह दूसरे वेरिएबल को आइसोलेट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक्स चाहिए, तो हम एक्स की जगह पहले वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें, तो आपके पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ वाई चाहिए होता तो हम यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकालते और वो पुट करते, तो फिर आपके पास फौरन वो आ जाता है जो रिक्वायर्ड वेरिएबल होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर वाई की वैल्यू निकाली है हमने,
तो वो 4/x आई है जो कि हम यहाँ पुट करेंगे और उसको सॉल्व आउट करते जाएंगे, तो आपके पास आंसर आता है 4/3 जो कि शहजाद ने बताया। ये इजी है, इससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9 को देखें। The total cost of 8 bagel at a bakery is X dollars. At this cost per bagel, which of the following represents the total cost in dollars of 5 bagels? bagels पता है किसी को किस चीज को कहते हैं? ये वो ब्रेड सा होता है, डोनट टाइप का। ठीक, सर दनियाल ने आंसर बता दिया है। अच्छा, जो इस तरह हमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे ना, तो हमने वर्ड प्रॉब्लम के चैप्टर में पढ़ा था कि उसको सॉल्व आउट करने के लिए 4 स्टेप्स थे। तो पहले स्टेप पे हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमसे वो डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हमसे वो वाई बैगल्स की टोटल कॉस्ट पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो पहले स्टेप पे हम ये देखते हैं कि हमसे वो पूछ क्या रहा है। उस टर्म को हम क्वेश्चन मार्क करते होते हैं ताकि हम उसको थ्रू आउट अपने स्टेप्स में उसी की तरफ मूव कर रहे हो, उसी को ढूंढ रहे हो। दूसरे स्टेप पे हम ये देखते हैं कि हमें आंसर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पे अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बैगल्स दी हुई है, ये वाली, जो कि एक्स डॉलर्स है। ठीक है, एक ये चीज हमें गिवन है। अब स्टेप 3 था वर्ड प्रॉब्लम में कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उससे हम कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं, यानी बना के फिर हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना होता है। तो थर्ड स्टेप पे हम उस इंफॉर्मेशन को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते थे। और फोर्थ स्टेप पे फिर हम उसको इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके स्टेप 1 पे जो चीज़ हमने आइडेंटिफाई की होती थी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी तरफ फिर हम मूव कर जाते थे। तो अब स्टेप 1 में हमें पता चला कि वाई बैगल्स की हमने कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, स्टेप 2 पे हमने देखा कि इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, वो है टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बैगल्स इज एक्स डॉलर्स। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 8 बैगल्स या टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बैगल्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक्स डॉलर्स है तो आप एक्स लिख सकते हैं इसको। उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि 8 बैगल्स की जो टोटल कॉस्ट है वो एक्स है, और आपने वाई बैगल्स की कॉस्ट निकालनी है। वाई बैगल्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है वाई में, फर्ज कर लें आप वाई की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो आपको 8 बैगल्स की अगर प्राइस दी हुई है और आपने 5 बैगल्स की प्राइस निकालनी है, तो आप सबसे पहले अगर एक बैगल की प्राइस निकाल लें 8 बैगल से, तो आप उसको फिर यूनिट प्राइस आपके पास निकल आए तो क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो आप उसकी निकाल सकते हैं प्राइस। तो 8 बैगल से अगर आपने 1 बैगल की प्राइस निकालनी है तो आप 8 बैगल की प्राइस एक्स थी। अगर आपने उससे 1 बैगल की प्राइस निकालनी है, ये 8 बी था बेसिकली, 8 बैगल्स कर लें। तो इसमें से अगर आपने 1 बैगल की निकालनी है तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, तो जस्ट आपके पास 1 बैगल की प्राइस आ जाएगी, तो x/8 आ जाएगा। तो ये आपके पास यूनिट प्राइस आ गई किसी एक बैगल की। तो अब चाहे y की कोई भी वैल्यू हो या आप y को ही ले लें, तो आपके पास y बैगल्स की प्राइस क्या होगी, तो y को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी यूनिट प्राइस से, मतलब एक बैगल की प्राइस से। ठीक है, तो आप उसको y इंटू दोनों साइड्स पे जैसे मैंने लिखा x/8 कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास आंसर क्या आता है, x/8। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू, अब ये एक्सपोनेंट टर्म दी हुई है फॉर ऑल इंटीजर्स x एंड y।
शहजाद इसको एक्सप्लेन कर दें। सर हमारे पास दो क्वांटिटी है, टू टू और टू की पावर एक्स माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है टू की पावर एक्स प्लस वाई। जब हम नीचे वाली को ऊपर लेके जाते हैं तो जितनी भी पावर होती है वो माइनस हो जाती है उनके सामने। तो हम इसको लिख सकते हैं टू की पावर एक्स माइनस वाई और टू की पावर माइनस एक्स माइनस वाई। क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, जब पावर ऐड होंगी तो ये एक्स और माइनस एक्स कट जाएंगे, तो ये टू की पावर हो जाएगी माइनस टू वाई, और ये टू की हम पावर टू लेंगे तो वो फोर हो जाएगा, तो हमारे पास पावर में माइनस हो जाएगा। ये 2 की पावर -2 y को आपने 4 की पावर -y कैसे लिखा है अभी? तो ये टू टू की पावर टू है, ये जब टू की पावर फोर होती है, टू की पावर टू होती है। तो यहाँ से आपको कोई नहीं सर, दानियाल ने लिखा था। तो एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि बेसिस जब सेम होगी ना तो हम उनकी पावर्स को आपस में सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी ये फ्रैक्शन में आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बेसिस सेम है, तो आप डिनोमिनेटर को जब ऊपर लेके जाते हैं तो आप इसकी पावर्स को नेगेटिव करके, और फिर जब वो मल्टीप्लाई हो रही हैं जैसे ये सर ने किया, तो आप इनको आपस में सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। अब आपको ये तो पता चल गया, जब दो बेसिस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो -2 y आ गया क्योंकि एक्स टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी। अब इसको 4 - y जो लिखा, इसको भी सॉल्व आउट करने के फिर दो तरीके हैं कि एक तो ये कि ये जो -2 y है मतलब नेगेटिव पावर है, तो ये था बेसिकली वो। तो अब आप इसको सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं तो इसको या तो आप दोबारा डिनोमिनेटर में ले जाएं पावर को पॉजिटिव करने के लिए, 2 y। ठीक है, अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 × y। और या फिर जिस तरह सर दानियाल ने डायरेक्ट ये लिखा कि आप माइनस को ऊपर ही रख के इस तरह सॉल्व कर लें, तो बेसिकली इसका भी आंसर 4 y आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाएगा तो पावर दोबारा नेगेटिव हो जाएगी, तो -4 y आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह। तो आप उसको माइनस खत्म करने के लिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म को, और फिर उसको सॉल्व आउट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, आपने आंसर चॉइसेस को भी साथ साथ देखना है कि आपके पास आंसर किस फॉर्म में मौजूद है। जब आपके पास ये आंसर आ गया था 2 की पावर -2 y, तो इसको आप जब आंसर चॉइसेस में देखते हैं ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स टर्म बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है, तो आपके पास ये आंसर खत्म हो जाता है। ये तीन चॉइसेस तो एलिमिनेट हो जाती हैं क्योंकि इनमें एक्स है, और आपके पास जो अब ये एक्सप्रेशन आई थी इसमें एक्स है ही नहीं।
तो ये 3 आंसर तो आपके पहले ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जस्ट आपके पास 2 वैल्यूज बच जाती थी, बी और ई। तो आप बी और ई में से चेक करने के लिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, वो आप उसको जस्ट सॉल्व आउट करते हैं, तो आपके पास आंसर बी आ जाता है। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन भी आपने देखनी है, ताकि आपके पास और आसानी से आंसर जो है ना आप पिकअप कर सकें कि कुछ अगर आंसर आपके एलिमिनेट हो गए हैं तो आप बहुत आसानी से फिर बाकी चॉइसेस में से आंसर कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 को देखें। हाउ मैनी इंटीजर्स आर इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। अब एक इनइक्वालिटी हमें दी हुई है और वो पूछ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा जो कि इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेगा, या कोई वो क्या रेंज हो सकती है, रेंज ऑफ नंबर्स जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेगी, जिसमें उसका आंसर लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपस में रिलेट कर रहा हो और इस इनइक्वालिटी को ट्रू कर रहा हो, कि बेसिकली इसका आंसर हमेशा 0 से छोटा आना चाहिए। तो वो क्या रेंज ऑफ नंबर्स बनेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो यहाँ रेंज ऑफ नंबर्स होता है। इक्वेशन में जस्ट हमें 1 2 या 3 वैल्यूज ही मिलती थी, एक इनइक्वालिटी में हमारे पास रेंज आती है। तो अब वो हमने बताने हैं कि वो कितने नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, हाउ मैनी इंटीजर्स। ठीक है, कितने नंबर्स होंगे, कोई 2 नंबर हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 10 हैं। तो ये सर ने जैसा 7 टिक किया है, तो इसको आप पहले ये देख लें कि आप एक्स की वैल्यू क्या पुट करें तो वो आंसर 0 ही रहेगा, ये 0 से छोटा रहेगा, सॉरी, मतलब कि नेगेटिव आंसर आएगा। 0 से छोटे का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। तो आप अगर इसमें सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं, एक्स 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और -10 आंसर आ जाएगा जो कि ट्रू होता है, तो 0 वैल्यू आती है। आप फिर 1 पुट करके देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और आंसर -9 आता है, तो 1 भी इस इनइक्वालिटी को बिल्कुल ट्रू कर रहा है। फिर आप 2 देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 - 10 वो भी नेगेटिव आंसर है, तो 2 भी। इसी तरह 3 को देखते हैं तो 3 भी, 3 3 9। अब 3 के बाद जब 4 पे जाते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है यहाँ, तो 16 - 10 वो फिर पॉजिटिव आंसर आ जाता है, तो वो 4 बेसिकली इसको वो नहीं कर रहा, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब उन्होंने हमें यही नहीं बताया कि यहाँ पे जस्ट हमने पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं या नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप नेगेटिव वैल्यूज को भी कंसीडर करेंगे, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपने जस्ट पॉजिटिव देखी, नेगेटिव में भी अब हमें पता है क्योंकि ये स्क्वायर है, आप नेगेटिव का भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो चाहे आप -1 ले लें इसके साथ का, -2 ले लें, -3 ले लें, तो स्क्वायर में इन दोनों -2 और 2 का आंसर सेम आ रहा होगा, -3 और 3 का आंसर सेम आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और इसके बाद जब -4 पे जाएंगे तो वो भी +4 की तरह इसको पॉजिटिव आंसर दे देगा, बल्कि ट्रू नहीं करेगा, जैसे हमने ये 4 का देखा। तो जस्ट आपके पास ये वैल्यूज बचती हैं कि नेगेटिव में -1 -2 -3 3 वैल्यू, फिर 0, और पॉजिटिव में भी 1 2 3 3 वैल्यू, तो ये टोटल 7 वैल्यूज बन जाती हैं। 7 इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को ट्रू कर रहे हैं या इसका सोल्यूशन सेट में आते हैं, तो वो टोटल 7 वैल्यूज है। तो ये आंसर उसका 7 है, ये 7 इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला के। इसमें किसी को कोई इशू हो? चलें क्वेश्चन नंबर 12 देखें। A group of 5,000 investors responded to a survey asking whether they owned stocks or whether they owned bonds। ठीक है, 5,000 इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है जिसने एक सर्वे को रिस्पॉन्ड किया है कि वो आया उनके पास जो है
इन्वेस्टमेंट जो है या जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो स्टॉक में की हुई है या बॉन्ड्स में की हुई है। ठीक है, तो ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप में से 20% रिस्पॉन्डेड दैट दे ओन्ड ओनली वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कि 20% ने रिस्पॉन्ड किया कि उनके पास उन दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट मौजूद है। ठीक है, इफ आर इज द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द ग्रुप हु ओन स्टॉक्स बट नॉट बॉन्ड्स, अगर आर वो नंबर है उस ग्रुप का या उन इन्वेस्टर्स का नंबर है कि जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन बॉन्ड्स में नहीं की हुई, सिर्फ स्टॉक में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द ग्रुप हु ओन बॉन्ड्स बट नॉट स्टॉक्स। तो अगर आर नंबर है उनका जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप बताएं कि बॉन्ड्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में देखें कि आपको सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि आपने ये बताना है कि जिन लोगों ने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका नंबर आपने बताना है। ठीक है, अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एक तो आपके पास टोटल इन्वेस्टर 5000 गिवन है। ठीक हो गया, तो और दूसरी चीज आपके पास गिवन है ऑफ द ग्रुप 20% रिस्पॉन्डेड दैट दे ओन ओनली वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कि 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी एक भी इन दोनों टाइप्स में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट की हुई है। मतलब या तो वो बॉन्ड्स में होगी या स्टॉक में होगी। तो दूसरे लफ्जों में आप इसको अगर एज ए इक्वेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। कि दोनों का अगर आप सम लें, क्योंकि जिन लोगों ने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिन लोगों ने स्टॉक में की हुई है, अगर उनका सम लें तो वो इस 5000 का 20% बनेगा। ठीक है, तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं। और इसी इक्वेशन को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 20% ऑफ, पहले तो आप ये देख लें 5000 इज इक्वल्स टू, अब दोनों है बॉन्ड्स प्लस स्टॉक, अगर आप इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब ये 20% ऑफ 5000 क्या बनता है, 1000। ठीक है, और दूसरी तरफ बी प्लस ऐसा है आपके पास, मतलब बॉन्ड्स नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एज पर बॉन्ड्स और नंबर ऑफ इन्वेस्टर एज पर स्टॉक। अब आपको उन्होंने एक तो खुद ही दिया हुआ है ये पहले से, इफ आर इज द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द ग्रुप जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो एस की वैल्यू समझ लें उन्होंने, मैं आर दी हुई है, आपने बी की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, तो आर को आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 1000 माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन बी बनता है, जो सर ने और मैम ने करेक्ट बताया। तो आपके पास बॉन्ड्स के नंबर आ जाता है कि वो इन टर्म्स ऑफ आर 1000 माइनस आर करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू बेसिकली यहाँ से निकलती है। तो ये इक्वेशन बनाने में किसी को कोई इशू हो? चलिए क्लियर है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो लास्ट ही होगा, टाइम हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन 13 को जल्दी से देख लेते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। अब आप इसमें सबसे पहले अगर ये देखें कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसमें दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं और जो आपके पास आंसर चॉइसेस हैं तमाम में दो वेरिएबल्स ही मौजूद हैं। तो आप इसको जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सॉल्व आउट करें, तो आपके पास दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में या इन टर्म्स ऑफ बोथ वेरिएबल्स यू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन। तो आप तो आपके पास उसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, किसी भी आंसर चॉइस के इक्वल वो बन सकता है।
और आई थिंक ये जो ऑप्शन चूज किया है, आप इसको अगर सॉल्व आउट करेंगे तो ये ऑप्शन ई बनेगा। तो जस्ट कैलकुलेशन आपने करनी है। लेफ्ट साइड पे देखें आर प्लस एस है, और नीचे 4+5 को आप 9 कर देंगे तो R+/9। और दूसरी तरफ आप इस 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 20 आएगा। तो जब ये एलसीएम ले लेंगे, फिर इस 9 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 20 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आप बाद में सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो इस फॉर्म में बेसिकली बनेगा, 25R = -16RS। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी, बस जैसे उसको हमने सॉल्व आउट करना है, वो बोर्ड मैथ रूल देख के या पेमडेस को देखते हुए। ओके, अब हमारा टाइम खत्म हो गया। बाकी इंशाल्लाह कल फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। किसी को कोई इशू हो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो स्लैक पे भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आंसर करेंगे। जी चले सर फिर मैं सेशन एंड कर देता हूँ, तो टाइम पूरा हो गया। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।